नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी की। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मजबूत होती कांग्रेस की। जानेंगे क्यों बागियों को नहीं मना पा रही है बीजेपी। आदित्य ने क्यों शिंदे सरकार पर लगाया गद्दारी का आरोप। बात करेंगे पुलिस कर्मियों की वर्दी को लेकर पीएम के बयान के, दिल्ली सरकार पर लगे गंभीर आरोपों की और बुलेटिन के आखिर में बात ट्विटर के नए मालिक के एक्शन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर जल्द फैसला सुनाएंगे राज्यपाल रमेश बैस। राज्यपाल ने कहा कि चुनाव आयोग से मांगा है सेकंड ओपिनियन, अब फैसले में नहीं होगी देर। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आपने 13 उम्मीदवारों की एक और सूची की जारी। अब तक 86 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है आप। T20 वर्ल्ड कप में बारिश ने बिगाड़ा खेल, आज नहीं फेंकी जा सकी एक भी गेंद। अफगान आयरलैंड के बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच भी हुआ रद्द। शेयर बाजार में रही तेजी, 203 अंकों की तेजी के साथ 59,960 अंक पर बंद हुआ शेयर बाजार। निफ्टी 50 अंकों की तेजी के साथ 17,787 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गुजरात चुनाव की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष की तरफ से चुनावी मैदान में बीजेपी को घेरने और परास्त करने के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। और अब कांग्रेस ने राज्य में सत्ता के शिखर को हासिल करने के लिए नई रणनीति बनाई है। देखिए रिपोर्ट। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने अपनी तैयारियों को धार देनी शुरू कर दी है। इस बार का गुजरात चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो से कम नहीं है। जिग्नेश मेवानी की गूंज राज्य में सुनाई दे रही है, तो वहीं राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का शोर भी गुजरात में सुनाई दे रहा है। गुजरात में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव काफी रोचक होने वाला है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान पर नजर आ रही है, जो हर सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने की बात कह चुकी है। चुनाव की तारीख की घोषणा अगले हफ्ते चुनाव आयोग कर सकता है। इस बीच खबर है कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस 31 अक्टूबर से गुजरात के 5 क्षेत्रों में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालने वाली है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। इससे पहले ही सभी पार्टियों ने वोटरों को लुभाने की तैयारी कर ली है। गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने पार्टी के प्लान के बारे में जानकारी दी है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक 5 अलग अलग क्षेत्रों से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। मनीष दोशी के मुताबिक इस परिवर्तन संकल्प यात्रा के माध्यम से कांग्रेस का लक्ष्य गुजरात में बदलाव का माहौल तैयार करना है। प्रदेश में बीजेपी करीब 2.5 दशक से सत्ता पर काबिज है। कांग्रेस के कार्यक्रम पर नजर डालें तो अशोक गहलोत उत्तरी गुजरात में बनासकांठा के पालनपुर से, जबकि भूपेश बघेल मध्य गुजरात के खेड़ा जिले के फगवेल से इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कच्छ के नखत्राणा से यात्रा की शुरुआत करते नजर आएंगे। कांग्रेस के तय कार्यक्रम के अनुसार कमलनाथ सोमनाथ से और वासनिक दक्षिण गुजरात के जंबूसार से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। गुजरात कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने बताया, ये यात्राएं करीब 1 हफ्ते तक चलेंगी और राज्य के 182 विधानसभा क्षेत्रों में से 175 से गुजरेंगी। इस कार्यक्रम का और ब्यौरा 29 अक्टूबर को सामने रखा जाएगा। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से पहले ही बीजेपी बैकफुट पर है। अब गुजरात में कांग्रेस परिवर्तन संकल्प यात्रा ने राज्य बीजेपी की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए और बीजेपी को टक्कर देने के लिए गुजरात में परिवर्तन रैली निकाल रही है। अब इस रैली से कितना फायदा मिलेगा, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन देश को जोड़ने के संकल्प के साथ निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा मिलता जरूर दिख रहा है। और अब इस यात्रा की सफलता से कांग्रेस में नाराज चल रहे नेताओं के भी तेवर नरम पड़ रहे हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 51वां दिन है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब तक करीब 1245 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय कर चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों तेलंगाना में है। राहुल गांधी ने आज तेलंगाना के नारायणपेट जिले के येलिंग दला से पदयात्रा की शुरुआत की। यात्रा में जन सैलाब उमड़ रहा है। इस दौरान कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें राहुल के साथ जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी सहित G23 गुट के माने जाने वाले नेता मनीष तिवारी भी यात्रा में शामिल हुए। तेलंगाना में यात्रा का आज तीसरा दिन है। यात्रा को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा कि
50 डेज ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। अब तक 1/3 सफर पूरा, 5 राज्यों और 9 जिलों में यात्रा को अद्भुत रिस्पांस मिला है। भारत बढ़ती आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ एकजुट हो रहा है। ये तो बस शुरुआत है। राहुल की यात्रा ने कांग्रेस को फिर से खड़ा कर दिया है। जो बीजेपी देश को कांग्रेस मुक्त करने की बात कहती थी, आज वो खुद बैकफुट पर आ चुकी है। और ये सब हुआ है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल की यात्रा भारत को जोड़ने के साथ साथ कांग्रेस को भी जोड़ रही है। आज की इस यात्रा में मनीष तिवारी की मौजूदगी इस बात की गवाह है, यानी बीजेपी का प्लान 2024 अब पूरी तरह से फेल हो चुका है। कांग्रेस को खत्म करने की उसकी रणनीति की हवा निकल चुकी है। अपनी यात्रा के 50वें दिन राहुल ने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। इस साल कश्मीर में 30 टारगेटेड किलिंग्स हो चुकी हैं। पंडितों का पलायन तेजी से बढ़ रहा है। भाजपा ने यूपीए द्वारा किए गए अच्छे कामों को बर्बाद कर दिया है। सत्ता में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें करने वाले पीएम सत्ता भोग रहे हैं और कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मक्तल में राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले कांग्रेस ने मांग की थी कि मोदी सरकार अपने 8 साल के शासन के दौरान कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा कर एक श्वेत पत्र जारी करे और टारगेट किलिंग माफी मांगे। मनीष तिवारी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए, जो पार्टी के लिए शुभ संकेत है। साफ है, कांग्रेस से नाराज चल रहे नेताओं की नाराजगी अब खत्म हो रही है, लेकिन बीजेपी से नाराज चल रहे नेताओं की नाराजगी कम होती नहीं दिख रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से बागियों को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी को निराशा ही हाथ लग रही है। हिमाचल में बीजेपी की सत्ता है, ऐसे में पार्टी मिशन रिपीट की कोशिश में जुटी है और राज्य की सत्ता में दोबारा आने के सपने देख रही है। लेकिन बीजेपी का ये सपना उसके अपनों के चलते ही पूरा होता नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से टिकट बंटवारे के बाद से नेताओं की नाराजगी है। ऐसे में अब बीजेपी बागियों को मनाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन दावा किया जा रहा है उसे इसमें बड़ी सफलता मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि नामांकन वापसी में अब 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है। लेकिन बागियों की तरफ से बीजेपी को अभी तक सकारात्मक संकेत नहीं मिल पाए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुल्लू सदर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले पूर्व सांसद महेश्वर सिंह से मुलाकात की। महेश्वर को कुल्लू से लाने के लिए पार्टी का एक हेलीकॉप्टर भेजा गया ताकि उन्हें अपना नामांकन वापस लेने के लिए मनाया जा सके। लेकिन नड्डा से मिलने पहुंचे महेश्वर ने कहा, मैं सिर्फ एक दूत हूं और पार्टी नेतृत्व के संदेश को अपने लोगों तक ले जाऊंगा। उन्हें अंतिम निर्णय लेना है, मैं मैदान से हटूंगा या नहीं। महेश्वर ने नड्डा से आमने सामने मुलाकात की और बाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। अब महेश्वर के बयान से साफ है कि वो नामांकन वापस लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि महेश्वर कुल्लू जिले के सभी 4 क्षेत्रों में उसके उम्मीदवारों की चुनावी सभाओं को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं महेश्वर की तरह दूसरे बागियों को भी मनाने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को निराशा ही हाथ लगी है। आपको बता दें कि 14 बागियों ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है, जो बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। हिमाचल में बीजेपी बगावत से जूझ रही है, क्योंकि 14 बागियों ने निर्दलीय पर्चा जो भर दिया है। यानी हिमाचल में बीजेपी की हालत उसके बागियों ने ही खराब कर रखी है और बीजेपी के मिशन रिपीट को मुश्किल कर दिया है। वैसे मुश्किल में तो महाराष्ट्र की शिंदे और बीजेपी सरकार भी घिर गई है, क्योंकि राज्य के हाथ से अब तक 4 बड़े प्रोजेक्ट्स चले गए हैं। ऐसे में अब आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार को आड़े हाथ ले लिया है। महाराष्ट्र में जारी संग्राम थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और शिंदे सरकार शुरुआत से सवालों में घिरी हुई है। एक तरफ शिंदे पर पहले ही उद्धव गुट की तरफ से गद्दारी के आरोप लगते ही हैं, लेकिन अब उद्धव गुट शिंदे सरकार को फेल सरकार भी करार दे रहा है, जिसकी वजह है महाराष्ट्र के हाथ से एक के बाद एक जाते प्रोजेक्ट। और हैरानी की बात यह है कि ये प्रोजेक्ट्स गुजरात में जा रहे हैं, जो शिंदे सरकार को अपने आप ही सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। जहाँ पहले ही कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार घिर चुकी है, ऐसे में अब एक और प्रोजेक्ट चले जाने पर आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार को आड़े हाथ ले लिया है। आदित्य ने गुजरात में टाटा एयरबेस सी 295 परिवहन विमान परियोजना की घोषणा के बाद एकनाथ शिंदे सरकार से सवाल किया कि आखिर महाराष्ट्र में जो प्रोजेक्ट आने वाला था वो पड़ोसी राज्य के पास क्यों चला गया। ठाकरे ने शिंदे सरकार पर राज्य के विकास को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने राज्य के हित की रक्षा नहीं कर पाने को लेकर भी आलोचना की। आदित्य ने आगे कहा कि ये चौथी परियोजना है जो महाराष्ट्र में गद्दार सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य से चली गई है। वो दावा करते हैं कि उनके पास डबल इंजन वाली सरकार है। केंद्र सरकार का एक इंजन भले ही काम कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार का इंजन फेल हो गया है। इसके साथ ही ठाकरे ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिंदे आए दिन दिल्ली जाते हैं, लेकिन वो वहां अपने लिए जाते हैं, ना कि महाराष्ट्र के लिए। मैंने उन्हें कभी ये कहते नहीं सुना कि टाटा एयरबस परियोजना को महाराष्ट्र में आना चाहिए था। वेदांता फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल
मेडिकल डिवाइस पार्क और अब टाटा एयर बस समेत परियोजनाएं गुजरात चली गई हैं। वहीं उद्धव गुट तो शुरुआत से ही बीजेपी को लेकर शिंदे को आगाह कर रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात चले जाना उद्धव के आरोपों पर मोहर लगाते हैं कि बीजेपी सिर्फ शिंदे का फायदा उठा रही है और बीजेपी ने सिर्फ शिवसेना को कमजोर करने के लिए शिंदे का इस्तेमाल किया है। आदित्य ने सीएम शिंदे को घेरते हुए उन पर आरोपों की बौछार की। उनका कहना है कि शिंदे दिल्ली सिर्फ अपने लिए जाते हैं, महाराष्ट्र के लिए नहीं, और डबल इंजन की सरकार में केंद्र का इंजन तो काम कर रहा है लेकिन राज्य का नहीं। वहीं केंद्र सरकार ने आज सभी राज्य सरकारों के सामने अपना विचार रखा है और पीएम ने देश के पुलिसकर्मियों की वर्दी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो क्या बोले पीएम, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर चल रहा है। इस चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन था। चिंतन इस बात पर चल रहा था कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल अपराध को रोकने में कैसे किया जाए, कैसे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, क्या क्या बदलाव किए जाएं और इसमें केंद्र कहां-कहां मदद कर सकता है। इस चिंतन शिविर को आज पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान कहा कि पूरे देश में पुलिस जवानों की एक ड्रेस हो, इस पर विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म केवल एक विचार है। मैं ऐसे आप पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस इस पर विचार करें। हो सकता है इसमें 5 साल या 50-100 साल लगे, लेकिन हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। पीएम ने कहा कि गृह मंत्रालय का ये चिंतन शिविर सहकारी संघवाद का अच्छा उदाहरण है। ये संविधान की भावना है। हमारा कर्तव्य है हर राज्य एक दूसरे से सीखे और मिलजुल कर कार्य करें। पीएम मोदी ने फेक न्यूज को लेकर कहा कि आज सोशल मीडिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इसके इस्तेमाल में सावधानी भी जरूरी है। एक छोटी सी भी फेक न्यूज पूरे देश के सामने मुश्किल खड़ी कर सकती है। लोगों के पास कोई भी मैसेज आए तो उसे बिना जांच परख के फॉरवर्ड ना करें। पहले उसकी सच्चाई को जान लें। अगर मैसेज सही है तो ही उसे फॉरवर्ड करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो खुद तो मुश्किल में फंस ही सकते हैं, साथ ही देश को भी मुश्किल में फंसा सकते हैं। सूरजकुंड में पीएम ने कहा कि सभी राज्यों के पुलिसकर्मियों की वर्दी एक ही होनी चाहिए। अब पीएम के विचार को राज्य सरकारें अपनाती हैं या नहीं, ये बता पाना तो मुश्किल है, क्योंकि गैर बीजेपी शासित राज्यों से केंद्र के फरमान को मानने की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि केंद्र और गैर बीजेपी शासित राज्यों की अक्सर ठनी रहती है और खासकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच तो अनबन कुछ ज्यादा ही है। इसी अनबन के बीच अब उपराज्यपाल को घेरने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी खुद ही घिर गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐलान किया कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, जिसे दिल्ली सरकार 28 अक्टूबर से शुरू कर रही थी, उसे स्थगित किया जा रहा है, क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस अभियान की मंजूरी नहीं दी है। गोपाल राय के बयान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी एलजी पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है, उपराज्यपाल स्थिति से वाकिफ हैं, फिर भी वो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को समय से मंजूरी नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ एलजी कार्यालय की ओर से जो खबर आई है उससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आपको घेरने में लग गए हैं। दरअसल एलजी को जो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू करने के लिए फाइल भेजी गई है उसमें साफ है कि यह अभियान 31 अक्टूबर से शुरू होगा, जबकि गोपाल राय ने दावा किया कि अभियान को 28 अक्टूबर से शुरू करने की योजना थी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने अभियान की मंजूरी के लिए 21 अक्टूबर को एलजी ऑफिस में फाइल भेजी थी। अगले दिन यानी 22 अक्टूबर से ही दीपावली की छुट्टियां शुरू हो गई और 27 अक्टूबर तक छुट्टियां चली। 28 अक्टूबर को एलजी ऑफिस में काम शुरू हुआ तो गोपाल राय ने एलजी पर आरोप जड़ दिए कि वो फाइल को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही आपको घेर लिया है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब कार्यक्रम 28 से शुरू ही नहीं हो रहा था तो फिर उसे स्थगित करने की जरूरत क्या है। जब आप अपने ही सवालों पर घिरी तो गोपाल राय ने सफाई देते हुए कहा कि पहले 31 अक्टूबर से ही कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया गया था, लेकिन बाद में दीपावली के बाद के पूर्वानुमान को देखकर हमने 28 अक्टूबर से इसे शुरू करने का फैसला किया था। और बुलेटिन के आखिर में बात ट्विटर के नए मालिक के एक्शन की। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ट्विटर की कमान संभालते ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेट सेगल और पॉलिसी हेड ऑफिसर विजया गड्डे को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मस्क का ये फैसला सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अभी और भी कई चौंकाने वाले खुलासे कर सकते हैं एलन मस्क, देखते हैं ये रिपोर्ट। ट्विटर के फ्यूचर को लेकर उठ रहे सवालों पर आज विराम लग गया। एलन मस्क ने अब पूरी तरह से ट्विटर को अपने कब्जे में कर लिया है। टेस्ला के सीईओ और अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क के ट्विटर के नए मालिक बनते ही एक्शन में हैं। एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को टर्मिनेट कर दिया है।
इसके अलावा सीएफओ नेट सहगल की भी कंपनी से छुट्टी कर दी गई है। यही नहीं, इन लोगों को कंपनी हेडक्वार्टर से भी बाहर कर दिया गया है। भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल के अलावा कानूनी मामलों की कार्यकारी अधिकारी विजय गड्डे को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। गुरुवार को एक ट्वीट कर एलन मस्क ने कहा था कि उन्होंने ट्विटर को इसलिए खरीदा क्योंकि वो मानवता की मदद करना चाहते हैं और ऐसा प्लेटफॉर्म मानव सभ्यता के भविष्य के लिए जरूरी है जहां विभिन्न मतों को स्वस्थ तरीके से बिना हिंसा के उठाया जा सके। एलन मस्क के पास ट्विटर को खरीदने के लिए $44 बिलियन के सौदे को पूरा करने के लिए शुक्रवार तक का समय था। मस्क ने अप्रैल महीने में ही ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में वो इससे पीछे हट गए थे। 2 दिन पहले एलन मस्क हाथ में सिंक लेकर ट्विटर के मुख्यालय में दाखिल हुए थे। उन्होंने अपना वीडियो भी शेयर किया था। इसके साथ ही मस्क ने अपना ट्विटर बायो भी चेंज कर लिया था। उन्होंने अपने बायो में लिखा था चीफ ट्वीट। एलन मस्क खुद को फ्री स्पीच के बड़े पैरोकार बताते रहे हैं। वो ट्विटर की मॉडरेशन पॉलिसी के आलोचक रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी ट्विटर पर बैन है। एलन मस्क ट्रंप को बैन करने के फैसले को बेवकूफाना बता चुके हैं और वो भी ये कह चुके हैं कि ट्विटर के इस फैसले को पलट देंगे। लेकिन कई लोगों को डर है कि मॉडरेशन की नीतियों में ढील देने का अर्थ होगा इस प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच को बढ़ावा देना। ट्विटर पर विज्ञापन देने वालों के नाम पर एक ट्वीट कर मस्क ने कहा, ये प्लेटफॉर्म सबको खुली छूट देने वाला नरक नहीं बनेगा। इस पर सभी का गर्मजोशी से स्वागत होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।